चले मैं इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप लोगों को याद होता है लास्ट क्लास हम लोगों ने इसके मेथड्स वगैरह डिस्कस कर लिए थे कि भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या क्या होते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, करना यह है कि हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यार ये किस तरीके से हम लोग जो है वो इन मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं किसके, भाई स्ट्रेट लाइन मेथड के। अगर आप यहाँ देखें तो एक में मैंने कहा था कि कॉस्ट होता है, स्क्रैप वैल्यू होता है, लाइफ होती है, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपके पास कॉस्ट दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू दी हुई, आपको रेट दिया हुआ तो आप मल्टीप्लाई करोगे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कॉस्ट इनटू रेट अगर दिया हुआ हो तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम ईच ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। जब जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम आ जाएगी। स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं, दोनों के लिए सेम ही होती है, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चन दिए हैं। एक के अंदर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर ये फरमा रहा है कि भाई आपके पास जो है इन्होंने कॉस्ट दी हुई है 100,000 की। इसके अलावा उन्होंने आपको जो है वो स्क्रैप वैल्यू दे दी है इसकी 10,000 की, और इन्होंने आपको जो है वो लाइफ दे दी है इन्होंने कुछ 10 ईयर्स, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसके अंदर भी इन्होंने हमें कॉस्ट दे दी है 1,00,000 रुपए की। उसके अलावा जो है इन्होंने हमें स्क्रैप वैल्यू दे दी है 10,000 की, इन्होंने हमें रेट दे दिया कितने परसेंट का, भाई 10% का रेट, ठीक है। अगर इसी का तीसरा क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर भी इन्होंने हमें कॉस्ट दे दी है, ठीक है, 100,000 की, और आपको जो है इन्होंने हमें रेट गिवन कर दिया है कितने का रेट गिवन करा हुआ है इन्होंने 10%, ठीक है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हर साल में ये कह रहा है कि भाई 3 इयर्स डेप्रिसिएशन निकालो, 3 इयर्स डेप्रिसिएशन। और हम इसमें अज्यूम करेंगे 2010 से लेकर 2010 11 12 की, ठीक है। लेट्स सपोज ईयर्स हम अज्यूम कर रहे हैं, हमें 10 से लेकर 12 कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले वाले के अंदर जो मेरा फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो होगा कि हम लोग कॉस्ट में से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे इसको लाइफ से। तो अगर आप देखो तो जो कॉस्ट मुझे इन्होंने गिवन है वो है 100,000, क्योंकि ये मैं काम कर रहा हूँ अपना 2010 के लिए, ठीक है, फॉर 2010। स्क्रैप वैल्यू मेरे पास इन्होंने दी है बेटा 10,000 की, लाइफ मुझे दी है 10 ईयर्स की, विच मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड करके निकालूं तो एक साल की डेप्रिसिएशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9,000, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं हमारे पास जो है वो 2011 के ऊपर आ जाऊँ तो 2011 के अंदर भी मैं यही सेम चीज़ करूँगा एक ही एसेट के साथ, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा बेटा किससे, लाइफ से। तो इस साल भी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 9,000। तो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ और इस बारे में हमने पहले भी यही बात करी कि जब जब हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करेंगे तो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, वो हमेशा होगी सेम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम ईच ईयर। अब आप देखो 2011 के बाद वी हैव 2012, तो वहाँ पर भी हम लोग 100,000 की कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू जो है वो 10,000, और जो लाइफ हम लोग लेंगे वो लेंगे 10 ईयर्स की, विच मीन्स इस साल भी डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितना होगा 9,000। तो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम ईच ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन फॉर्मूला पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको सवाल क्वेश्चन जब आप देखेंगे तब वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है वो दूसरे जो हमारा क्वेश्चन था उसको यूज करते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें सबसे पहले मैं फॉर्मूला देख लेता हूँ कि हमारे पास दूसरा वाला फॉर्मूला आता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और उसको फिर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो अगर मैं 2010 की बात करूँ तो उसके अंदर कॉस्ट उसमें भी 100,000 है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, और जो परसेंटेज जब मैं लगाऊंगा 10% तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी कुछ 9,000, ठीक है। यही सेम काम मैं करूंगा 2011 के साथ।
मल्टीप्लाई बाय 10% करूँगा तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास कुछ 9,000। फिर मैं करूँगा 2012 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो टोटल ओवरऑल डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि इस चीज़ों के अंदर आप लोगों को कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो ये है कि सीधे सीधे जो आपको जो चीज़ गिवन हो तो हम लोग उसी को यूज़ करते हुए फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग आते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूले पे, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज़, ठीक है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन्होंने हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने हमें सिर्फ दो चीजें दी हैं, कॉस्ट और रेट। तो अगर कॉस्ट और रेट की बात करूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। बेटा कॉस्ट हमारे पास है 100,000, रेट हमारे पास 10% का दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी कुछ हमारे पास 10,000, ठीक है। ये मैंने निकाली है 2010 की। लेट्स सपोज 11 की बात करूँ तो वही 100,000 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये मेरे पास आ जाएगा 10। सेम इन 2012 हर साल हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आ जाएगी सेम। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात होती है बेटा कि आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक तरीके से आ रहा है हमारे पास कि भाई जब भी हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे तो फॉर्मूला जो हमें सवाल में दिया हुआ है उसी तरीके से देखते हुए यूज करेंगे। और ऑल्दो जो हमारे पास क्या कहते हैं हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगी एक एसेट की कॉस्ट के ऊपर वो हमेशा सेम आ रही होगी। जब हम उसको सवाल करेंगे तो सवाल की क्राइटेरिया भी थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा अलग होता है। तो आई होप सो यू गाइस विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये वाली सारी बात है। अच्छा चलिए अब हम लोग एक काम कर जाएंगे यहाँ पर इसको ऐड करके, ठीक है, और हम लोग जो है वो अगला शुरू कर लेते हैं विच इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है कुछ क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात करूँ जो मेरे पास कहलाता है RBM, तो अगर आपको याद है तो मैंने उसके फॉर्मूला ने कहा था कि भाई ये हमेशा अप्लाई होगा नेट बुक वैल्यू के ऊपर, जिसको हम कहते हैं NBV। नेट बुक वैल्यू क्या है कि आपकी बुक वैल्यूज के अंदर आपके एसेट की क्या वर्थ है विच, ठीक है, जो लिखी जानी चाहिए। अगर मैं इसको बोलूँ तो भाई ये आ रहा है कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जिसको अब हम लोग अक्यूमुलेटेड भी कहते हैं, इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उस पर आप परसेंटेज अप्लाई करोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बस आपको कुछ बातों का ख्याल ये रखना है कि बेटा कि इन दोनों के दो, इन इसके दो तीन नाम होते हैं। तो अगर एग्जामिनर उस नाम से बोल रहा हो तो आप भी कंसिडर कर लेगा। जैसे इसको हम लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि भाई टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज इन प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों में जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई वो, या फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये सबका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही होता है, ठीक है बेटा। अब जरा जल्दी से एक क्वेश्चन हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये फरमाना है कि लेट सपोज हमारे पास जो है वो कॉस्ट उन्होंने गिवन है हमारे पास 100,000 की, और ये कह रहा है कि जो आपके पास उन्होंने रेट दिया है ना बेटा, वो रेट दिया हुआ है हमारे पास 10% का, ठीक है। अच्छा अगर मैं इन 10% की रेट की बात करूँ तो अगर आप देखो तो 10% का रेट निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि हम लोग सबसे पहले तो ये वही वाली बात कि भाई 2010 से लेकर थोड़ा सा 2013 तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखें अगर मैं 2010 की बात करूंगा तो 2010 का मतलब ये है कि जो मेरी कॉस्ट होगी वो 100,000 होगी, क्योंकि मैंने एसेट को परचेज ही 2010 में किया तो इसकी वो पुरानी वाली डेप्रिसिएशन नहीं होगी। और हम लोग यही हमेशा अज्यूम करेंगे कि भाई प्रीवियस डेप्रिसिएशन जो है वो पहले साल में हमेशा जीरो होती है, क्योंकि ये एसेट इससे पहले हमारे पास था नहीं और पुरानी वाली डेप्रिसिएशन यही है। तो ये आ जाएगा 100,000 और इसका 10% डेटा बनेगा हमारे पास कुछ 10,000, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग इससे थोड़ा सा आगे, जो हमारे पास नेक्स्ट इसका ईयर होगा विच इज 2011। तो 100,000 में से हम लोग माइनस करेंगे पुरानी वाली डेप्रिसिएशन, जिसको हम अब बन जाएगी वो अगले साल के लिए प्रोविजन, तो वो हो जाएगी 10,000। ये हो जाएगा 90,000। 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% होता है बेटा 9,000। फिर आ जाते हैं 2012 में 100,000। पुरानी वाली सारी अब कितनी होगी बेटा, देखें बच्चे यहाँ पर एक कंफ्यूज होते हैं, वो समझ लेते हैं कि पुरानी वाली 9 आएगी। नहीं बेटा, जब भी आप प्रीवियस की बात करोगे तो प्रीवियस में आप क्या करोगे, प्रीवियस में आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, इन दोनों को हमेशा काउंट कर लोगे, ठीक है। तो पुरानी वाली हो जाएगी कुछ 19,000, ये आ जाएगी आपके पास 81,000। 81,000 का 10% इज 8100, ठीक है। अब जब हम लोग 2013 की निकालेंगे तो इन 2013 हमारे पास बेटा क्या करना है, इन 2013 हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी कितनी बेटा, ये हमारे पास कुछ, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो ये आपके पास जो कॉस्ट होगी वही 100,000 आ जाएगी, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें अगर हम लोग, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो आ जाएगी हमारे पास 27,100 इन सबको ऐड करके तीनों को। मतलब इन सबको जब मैंने ऐड किया तो 19,000 आ रहा था तीनों को, और इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो ये आ रहा था हमारे पास 27,100, ठीक है। और ये हमारे पास जब हम माइनस करेंगे इसको 100,000 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72,900। उसका 10% निकालेंगे बेटा और हमारे पास ये आ रहा होगा कुछ 7290, ठीक है हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मुझे 14 की निकालने को बोली जाए तो मैं 2014 में क्या करूँगा, ये मेरी कॉस्ट सेम रहेगी 100,000 की। अब प्रोविजन हो जाएगी 4 सालों की। अगर मैं 4 सालों की बात करूँ तो इन सबको ऐड करके जो मेरे पास बेटा वैल्यू बन रही होगी वो बन रही होगी 34, ठीक है, 34390, ठीक है, 390 आ जाएगा हमारे पास। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 34390, तो ये हम लोग फिर माइनस कर लेंगे 100,000 में से, ये आ जाएगा वो 65,610 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो ये हमारे पास कुछ आ रहा होगा 6561, ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास कंटिन्यू रहेगा और हमारे पास चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये दोनों के कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आई होप सो आपको इन सब की बातें भी समझ में आएंगी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हमारे पास लास्ट जो रिवैल्यूएशन है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको जो है वो उसी के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि वो इजीली एक्सप्लेन हो जाता है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है का सवाल करते हुए। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं आगे। जब हम लोग इसको आगे चलेंगे बेटा तो आगे हमारे पास जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या इन सब चीज़ों का सवाल आएगा तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा बेटा तो वहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज आती हैं। क्या आती है बेटा? 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज की बेटा अगर मैं बात करूँ तो वो 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज क्या है हमारे लिए, आइए देखते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ एंट्री के अंदर पहले जो हम लोग एंट्री बनाएंगे बेटा वो एंट्री होगी हमारे पास किस चीज़ की, वो एंट्री होगी कुछ परचेज ऑफ एसेट की एंट्री, ठीक है। परचेज ऑफ एसेट की होगी। दूसरी हमारे पास बेटा दूसरी एंट्री किस चीज़ की होगी भाई? दूसरी एंट्री हमारे पास होगी इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द, ठीक है। मतलब आप कह लो कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का मतलब है कि जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हो, जिस अकाउंटिंग ईयर का आप काम कर रहे हो, उसकी डेप्रिसिएशन। फिर अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूँ तो थर्ड ईयर के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाएगा
उसके अंदर डिस्पोजल ऑफ एसेट। हमेशा याद रखिएगा डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब होता है हमारे पास सेल ऑफ, कि जब जब उसी साल में बनेगी बेटा जब हम लोग किसी भी एसेट को बेच रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग परचेज ऑफ एसेट की बात कर लेते हैं। अगर मैं परचेज ऑफ एसेट की बात करूँ तो बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, परचेज ऑफ एसेट की एंट्री के अंदर हमारे पास परचेज ऑफ एसेट की एंट्री के अंदर जब जब आप एसेट खरीदोगे तो आपका एसेट क्या होगा बेटा, वो एसेट जो है आप उसको डेबिट पे लिख दोगे, और आपका जो है वो या तो आपने कैश से पैसे दिए होंगे, या आपने पैसे बैंक से दिए होंगे, या फिर आपने जो है वो किसी से उधार पे लिया होगा, तो वो आपका बन जाएगा पेबल। ये लोग आपके हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, अगर इसकी थोड़ी सी मैं आपको बातें समझा पाऊँ तो जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि हमारे पास एसेट जो है वो बढ़ता है तो डेबिट पे आता है, तो इसलिए हमने डेबिट पे लिख दिया। और सेम ऐसा अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें जिसके अंदर हमारे पास कैश, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो बैंक जो है बेटा, ये दोनों ही जो है वो बिजनेस के लिए एक एसेट है। और जब ये एसेट कम होता है तो हमारे पास आ जाता है क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है, और जो हमने अगर किसी से क्रेडिट पर परचेज किया होगा तो ये वाली जो चीज़ है जिसको हम पेबल बोल रहे हैं, ठीक है, ये पेबल जो है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा, ये पेबल हमारे पास होगा लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हमें उसके पैसे देने हैं। और आप लोगों को भी ये बात पता होगी कि भाई हमारे पास जब जब लायबिलिटी बढ़ती है, जब जब हम लोग लायबिलिटी को बढ़ाते हैं या लायबिलिटी बढ़ती है हमारी, तो बेटा वो लायबिलिटी कहाँ आ जाती है, वो लायबिलिटी आ जाती है हमारे पास क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक हो गया। ठीक है, तो वो लायबिलिटी हमारे पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये आपको आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब भी हम लोगों के पास एसेट कोई भी होगा तो ये वाली एंट्रीज बन जाएगी। ठीक है चलो अब थोड़ा सा हम लोग जो है वो अगली एंट्री पर आते हैं, विच इज डेप्रिसिएशन फॉर चार्ज फॉर द ईयर। जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो बेटा हमारे पास कोई ना कोई एंट्रीज बनती हैं। ठीक है, अब वो कोई एंट्रीज क्या होती है कि भाई हमने थोड़ा सा समझना इस बात को है कि डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। चलो अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर की बात करूं जो कि मेरी दूसरी एंट्री है, या फिर मैं बोलूँ कि डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, तो वहां पर देखें बेटा क्या होगा, वहां पर हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होगी कि हमारा याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन जो है ना वो इनकम स्टेटमेंट में कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं बेटा, इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं एज एन एक्सपेंस। तो ये बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। और हमारा एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट होता है, ठीक है, उस अकाउंट के अंदर जाकर ये हो जाएगा बेटा क्रेडिट। अब इसका कॉन्सेप्ट जरा हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं जरा गौर से देखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट जो है बेटा, जो इनकम स्टेटमेंट है वहां के लिए एक डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा बेटा, डेबिट साइड पे। सेम एज में बेटा ये कि आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये हमारे लिए, मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या होता है बेटा, ये होता है कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब है एसेट की ऑपोजिट नेचर। तो मेरी प्रोविजन बढ़ेंगी, मेरी एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, मेरे एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कॉन्ट्रा एसेट क्या होगा, बढ़ेगा, तो बेटा ये इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक है, इसकी हम लोग थोड़ी सी और एंट्रीज को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी और एंट्रीज को देखें, मद्देनजर रखें, तो हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं डिस्पोजल ऑफ, बेटा अब डिस्पोजल ऑफ एसेट की एंट्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पर आप लोगों को भी एक बात समझने की ये है कि भाई कि डिस्पोजल ऑफ एसेट का क्या मतलब है कि एसेट क्या हो रहा है, एसेट इज बीइंग सोल्ड। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिएगा जब एसेट बिकेगा तो पहली चीज ये आप उसकी एंट्री बनाओगे, वो बनाओगे एसेट की कॉस्ट की एंट्री या फिर एसेट अकाउंट के अंदर। ठीक है,
अगर मैं कॉस्ट एंट्री की बात करूं तो बेसिकली बेटा कॉस्ट एंट्री क्या होगी, कॉस्ट एंट्री का मतलब हमारे पास ये हो गया कि आप उसकी कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट कि भाई हम लोगों को अपने एसेट को अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है, और जब वो बिकेगा तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट से ही हटाएंगे। तो एसेट बिकेगा तो बेटा एसेट को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड पर आएगा। और हर एंट्री को बेटा हम लोग डिस्पोजल अकाउंट के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड के ऊपर। जरूरी नहीं है हर एंट्री डेबिट साइड पर है, लेकिन हर एंट्री के साथ साथ डिस्पोजल अकाउंट आएगा ही आएगा, ताकि इसको एक टेम्परेरी अकाउंट में ले जाकर इस अकाउंट को हम लोग बाद में क्लोज कर दें। फिर इसकी आएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री, ठीक है। मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फ्रॉम इट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल नाउ, ठीक है। जब से हमने उसको खरीदा है, जब से लेकर अभी तक जो है वो उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। फॉर एग्जांपल मैंने एक एसेट को 2010 में खरीदा और 2013 के अंदर मैं उसको बेच रहा हूँ, तो बेटा 2010 से लेकर 2013 मतलब कितनी डेप्रिसिएशन बनती है, 2010, 2011, 2012 और 2013, ठीक है। इन तीनों सालों की डेप्रिसिएशन को मैं जो है वो बेटा क्या करूंगा, इन तीनों सालों की डेप्रिसिएशन को ऐड करके, अगर ये एसेट सोल्ड हो रहा है 2013 में, तो जब इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे बेटा, तो वो हमेशा इसकी पुरानी सारी डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगी। अच्छा भाई, अब एक बात मेरी सुनो, जब एसेट मेरा जा रहा है, जब मेरा एसेट खत्म हो रहा है, जब मैं एसेट को बेच रहा हूँ, तो क्या मैं उसकी डेप्रिसिएशन को अपने अकाउंट, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखूंगा, ठीक है। एक बात बताओ, जब आप किसी को अपने घर से निकालते हो, तो आप किसी को अपने घर से निकाल रहे होते हो बेटा, तो उसका सामान अपने घर में रखते हो नहीं ना। तो यही एक बात यहाँ पर हो रही है कि जब आप एक एसेट को आपने बेच दिए, उससे नाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, उसको अपना बनाने से मना कर दिया, ठीक है, उसको बोल दिया कि भाई अब तुम अपने नाम के साथ मेरा नाम नहीं लगाना, तो इसका मतलब वो एसेट भी जा रहा है। जब वो एसेट जा रहा है आपके बिजनेस से, तो इसका मतलब ये है कि उसकी डेप्रिसिएशन को भी बोलोगे भाई साथ जाओ, ठीक है। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी बेटा कम होगी, जब हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगी, कम होगी, तो उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग लिख देंगे कॉन्ट्रा एसेट के नाम से यहाँ पर डेबिट साइड पर। और आपका मैंने कहा था कि हर एंट्री के साथ डिस्पोजल आएगा, तो डिस्पोजल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अच्छा भाई, अब एक चीज देखें कि ये जो आपके पास आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, हमने बात करी कि यार ये प्रोविजन क्या है, बेसिकली ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा टाइप का एसेट है, ठीक है। मतलब कहने की बात ये है कि अब जब वो एसेट जा रहा है, वो अपनी डेप्रिसिएशन को भी साथ लेके जाएगा, तो ये कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता क्रेडिट पर है, तो यहाँ पर ये कम हो जाएगा, और उसकी वजह से ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। ऊपर वाली की भी थोड़ी सी बात हम लोग देख लेते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, कि जब एक एसेट बिक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये एसेट बिक रहा है, तो कहने की बात ये है कि इसका मतलब है जब ये एसेट बिक रहा है, तो मेरे पास मेरे क्या हो रहा है बेटा, मेरे एसेट्स कम हो जाएंगे। तो हमें ये पता है कि जब एसेट्स कम होते हैं तो वो कौन सी साइड पर आ जाते हैं, वो हम लोग क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अगर मैं बढ़ूं तो बेटा मेरे पास जो है वो अब आएगी इसकी प्रोसीड्स की एंट्री, ठीक है। प्रोसीड्स का मतलब होता है कि कितने का हमने उसको बेचा है। प्रोसीड्स कहते हैं कि भाई आप उसको कितने का बेच रहे हैं। मेरी बात बेटा बच्चे जरा बहुत कान खोल के और गौर से एक बात सुनेगा कि प्रोसीड्स जो है will always be part of disposal entries और डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो प्रोसीड्स का मतलब जितने का हमने उसको भेजा, सिर्फ और सिर्फ बेटा हमेशा वो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर आएगा, या फिर हम उसको जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या कहते हैं नहीं डालेंगे, हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो मेरी बात याद रखिएगा, प्रोसीड जो है वो हमेशा पार्ट होगा डिस्पोजल
एंट्रीज का एंड डिस्पोजल अकाउंट का। बच्चे क्या करते हैं, जब एसेट को बेच रहे होते हैं तो एसेट की कॉस्ट वाले अकाउंट में भी वही वाली वैल्यू लिख देते हैं जितने का वो बिका। बेटा वहां पर कॉस्ट वाली वैल्यू आएगी, हमें जितने का बिका है वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल एंट्रीज में एंड डिस्पोजल अकाउंट के अंदर आएगी, वो भी प्रोसीड के नाम से। चले भाई, अब जब एक एसेट, एक अदद एसेट जो है वो आपका बिक रहा है, तो आप डबल एंट्री क्या बनाओगे, आपके पास पैसे आएंगे तो आपका बैंक डेबिट हो जाएगा, या तो कैश आ जाएंगे, वैसे कैश डेबिट हो जाएगा, या आप किसी को उधार पे बेचोगे तो आपका रिसीवेबल जो होगा वो रिसीवेबल भाई भी आपके डेबिट हो जाएंगे, और टोटल अमाउंट से आपका जो डिस्पोजल है ये डिस्पोजल हो जाएगा बेटा क्रेडिट। ठीक है, इन शॉर्ट क्योंकि मेरे यहाँ पर यहाँ पर मेरे एसेट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है वो मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं इन दोनों तीनों चीजों को क्या कर रहा हूँ, डेबिट साइड के ऊपर लिख रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे पास बेटा एंट्रीज बनेगी वो बनेगी हमारे पास लॉस की एंट्री। ठीक है, लॉस हमेशा याद रखिएगा, लॉस इज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो बढ़ेगा तो बेटा कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे, तो हम लोग लिखेंगे लॉस इनकम स्टेटमेंट डेबिट, क्योंकि यही लॉस इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर होगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात बेटा। और डिस्पोजल अकाउंट के अंदर हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे। ये सारी बात मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी कि भाई ये ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे बेटा गेन हो रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे गेन हो रहा है तो गेन की एंट्री में बनाऊंगा गेन इज एन इनकम। ठीक है, और इनकम बढ़ती तो बेटा क्रेडिट साइड पर आती है, तो इसका मतलब मैं गेन को लिखूंगा कहाँ पर, क्रेडिट पर, और डिस्पोजल को कर दूंगा मैं डेबिट, और इसके साथ भी इनकम स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, और ये मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि क्रेडिट पर आ रहा है, क्योंकि ये मेरी क्या है बेटा, ये मेरी एक तरीके से ये मेरी जो है वो इनकम है, इसलिए मैं इसको क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है, बहुत ही पते का सवाल कह सकता है आपने, आइए इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो, अगर आपकी नेट बुक वैल्यू, पहले तो आप वो कैलकुलेट करोगे, वो कैसे कैलकुलेट होगी बेटा, कि आप जो एसेट की सारी पुरानी कॉस्ट दी गई उस कॉस्ट में से उसकी प्रोविजन पुरानी वाली डेप्रिसिएशन को माइनस कर लोगे, तो आपके पास उसकी नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, यही नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करोगे आप उसकी प्रोसीड से। ठीक है, इनको आपस में करना है कंपेयर। ठीक है, अब अगर आपकी नेट बुक वैल्यू बेटा ज्यादा आ रही है और आपकी प्रोसीड्स की वैल्यू कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एसेट्स को अपनी उसकी मार्केट वर्थ जो आप अज्यूम कर रहे थे बुक वैल्यू, जितना आपने कंज्यूम भी नहीं किया, आपने उससे सस्ता बेच दिया। लेट सपोज नेट बुक वैल्यू आपकी मार्केट आपकी बुक्स में आ रही है एक्सपेक्टेड 6,000 और आपने उसको बेच के आ गए हैं 5,000 का, तो विच मीन्स आपको जो है वो यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ा है कितने का बेटा, 1,000 रुपीज का। और यही अगर मैं कहूँ कि कंपेरिजनली नेट बुक वैल्यू कम है और जो उसकी प्रोसीड्स है वो ज्यादा आ रही है, तो आप ये अज्यूम कर लीजिएगा कि लेट सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ आपके पास कि 6,000 की नेट बुक वैल्यू थी और आप उसे मार्केट के अंदर 7,500 का सेल करके आ गए हैं, तो विच मीन्स आपको हो रहा है गेन, और ये गेन की वैल्यू होगी आपके पास 1,500। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारे पास बेसिकली मैंने आपको क्या कहते हैं शॉर्ट लेक्चर के अंदर डबल एंट्रीज और आपको पुराना वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी उसके अंदर डेप्रिसिएशन के ही टी अकाउंट्स डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट टी अकाउंट्स एक क्वेश्चन भी उसी के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।